दोनों काम कैसे होते हैं? Y0 स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास वेल्थ है, या तो उस वेल्थ में आपने पॉजिटिव इंक्रीमेंट किया तो हो गई वेल्थ इंक्रीज, आपने उसमें नेगेटिव इंक्रीमेंट दिया तो हो गई वेल्थ डिक्रीज। तो ये पूरा फ्रेमवर्क कहता है कि इससे इस पॉइंट तक आप जाओगे मिस्टर सीएफओ, मिस्टर फाइनेंस मैनेजर, तो आप सिर्फ वही काम करोगे जो प्लस में हमारी वेल्थ बढ़ाएंगे, जिसके बेसिस पे आगे के सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट है। वो सारे चैप्टर्स आपको हेल्प करते हैं ये कैलकुलेट करने में कि वो वेल्थ प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप कुछ काम होने से रोकोगे, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, कि कुछ नुकसान मत होने दो, कुछ चीजें ठीक होने दो, एंड में शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। ये फ्रेमवर्क कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए एसएफएम। एसएफएम मतलब सीए का पिछला कोर्स जो बंद हो गया। क्या है एसएफएम? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरल नॉलेज समझेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? आपकी स्ट्रैटेजी है लॉन्ग, स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म जरूरी है, शॉर्ट टर्म नहीं है। आपने सुबह एक शर्ट पहनी ऑफिस जाने के लिए, वो शॉर्ट टर्म गोल था। वीकेंड पे मूवी देखनी है, शॉर्ट टर्म गोल है। आपने 18-19 साल की उम्र में फैसला लिया मैं सीए बनूंगा, इसका मतलब सीए बनूंगा या बनूंगी मतलब मैं 18-19 साल से लेके जब तक मैं रिटायर नहीं होता, 50, 55, 60, मतलब मैं अपनी जिंदगी का मेजर पोर्शन 40 साल से 45 साल फाइनेंस फंक्शन को दूंगा। जहां काम करूंगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा, चाहे अपने लिए करूंगा, चाहे दूसरों के लिए करूंगा, चाहे देश के लिए करूंगा, करूंगा काम मैं फाइनेंस में। तो ये आपकी पर्सनल करियर स्ट्रैटेजी थी कि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ फाइनेंस में रुकूंगा। किसी का ये गोल नहीं है कि मैं सीए बन के डीजे बन जाऊंगा। ये हो सकता है मे बी कुछ लोगों का इंटरेस्ट लूज होता है, 99% ये नहीं चाहेंगे कि मैं इतना हार्ड कोर्स करके डीजे बन जाऊं या ट्रैवल एंड टूर एजेंट बन जाऊं। तो स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म गोल्स। अब इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मिलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपने सीए बनने के लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिए, आपने पेरेंट्स से कैपिटल लिया है, अपनी पॉकेट मनी स्पेंड करी है, पेरेंट्स से कैपिटल लेके आपने फीस भरी है, अपनी पॉकेट मनी का पोर्शन एक निकाल के आपने ट्रांसपोर्टेशन लिया है, और क्लासेस के बाद खाना खाया है, बुक्स ली है, स्टेशनरी लिया है। तो एक स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए लगते हैं थोड़े से फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमने करना पड़ता है कंट्रोल। और अगर ये बड़े लेवल पे हो, इंडिविजुअल लेवल पे ना हो, तो इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं थोड़े सिस्टम्स। रियल लाइफ एग्जांपल, हर कॉर्पोरेट में एक सिस्टम होता है कि जब पैसे जाएंगे तो एक कैश बुक साइन होगी, एक कैश रिसीप्ट साइन होगी। 5 लाख से ऊपर के चेक सिर्फ तब साइन किए जाएंगे जब अप्रूवल सीएफओ का होगा। किसी भी वेंडर की पेमेंट से पहले उसका वेंडर का पीओ क्रॉस चेक होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट से गुड रिसिप्ट का अप्रूवल आएगा, उसका टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड 30 डे पास हो जाएगा तो उसको पेमेंट होगी। ये क्या चीजें हैं? सारी कंट्रोल है। ये सारी चीजें कौन करता है? स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, उनकी कंट्रोलिंग एंड उन पे सिस्टम्स कौन बनाता है? कंप्यूटर तो नहीं बनाता। एक कॉर्पोरेट एक बिल्डिंग में बैठा बिल्डिंग तो नहीं बनाती, ये बनाते हैं लोग। और उस जो लोग ये बनाएंगे कॉर्पोरेट में, हायर हायरार्की पे जो होंगे, जो अपर लेवल पे काम कर रहे होंगे, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। तो आज के बाद आप एसएफएम नहीं भूलोगे कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों होनी चाहिए और क्या होती है। आपको जिंदगी भर अब ये कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इस टॉपिक के सीए के परव्यू के हिसाब से अगर हम देखें, तो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पार्ट्स हैं। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी हम कॉर्पोरेट से वापस स्टूडेंट बन रहे हैं। तो थ्योरी के पार्ट से आपको दो ही चीजें याद रखनी है: स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके सब पार्ट्स क्या हैं या उसके फंक्शंस क्या हैं। जो मैंने ऊपर समझाया आपके रियल लाइफ एग्जांपल से, आप कभी नहीं भूलोगे कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इज गाइडेंस, क्या होती है, और उसके बारे में थ्योरी क्या है, क्या क्वेश्चन मार्क क्या होती है, और उसके सब पार्ट्स क्या हैं। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट चालू होता है बैकवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद, जब हम फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजंस लेते हैं। बैकवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हो गए? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये दोनों बैकवर्ड लुकिंग है। जब अकाउंटेंट पीएनडल और बैलेंस शीट बना के सबमिट करता है, वो पास डेटा होता है।
जब 1st जनवरी को या 2nd जनवरी को बैलेंस शीट सबमिट होती है, वो 31st जनवरी तक की होती है, पास्ट की। बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है फाइनेंस अकाउंटिंग। फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है फॉरवर्ड लुकिंग, इसीलिए इन लोगों की सैलरी ज़्यादा होती है और ये हायरार्की में ऊपर होते हैं। फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ईयर एंड में कितनी रिटर्न्स देनी है। अगेन जनरल नॉलेज कभी नहीं भूलोगे, बहुत ईज़िली समझा दिया। थ्योरी को अब अपने वर्ड्स में लिख लेना कि बैक एंड, बैक लुकिंग, बैक एंड कोई भी वर्ड यूज़ करना, उस डेटा के ऊपर जो हम फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजंस लेने वाले हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हम सेट करें, जो हम डिसीजंस लेंगे, जो हमारे बहुत आगे हमारे काम आएँगे। ये डेफिनेशन हो गई स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और इसके फंक्शंस, मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम होराइज़न। अभी मैं इसको छुपा देता हूँ, आप फंक्शंस बताओ। मैंने आपको अ, जैसे बताया, ये थ्योरी पढ़ने और समझने के लिए याद तो करनी नहीं है, आपको रियल लाइफ में अपने आप को रियल लाइफ सिनेरियो में डालना है। सीएफओ एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत वास्ट कैपिटल का कंट्रोल होता है। मैंने अभी लास्ट कंपनी में जिसमें काम किया है, नोएडा की कंपनी है, उनके पास 1200 करोड़ कैश था, कैश इन हैंड 1200 करोड़ था। तो सीएफओ के पास इतना पैसा होता है। अगर मैं आपको एक बहुत बड़े क्वांटिटी पैसे के ज़िम्मेदार बना दूँ, लेट्स से थोड़ा रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल देते हैं जिसपे आप कुछ फैसले ले पाएँ। आपके पापा ने आपको अपनी रिटायरमेंट इनकम दे दी 20 लाख रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। आपको बोला मेरी वेल्थ बढ़ा के आओ, फाइनेंशियल डिसीजंस लो जिनसे मेरी वेल्थ बढ़ेगी। अब क्या डिसीजंस लोगे? माइंडसेट अपना सोचो। ये मत सोचो सीए स्टूडेंट हो, सीए पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बहुत ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मैच्योर हो, 35 ऐज के हो। आपको अपने पापा की वेल्थ एलोकेट करनी है उन 2 गोल से कि इंक्रीमेंट भी हो और रिस्क ना हो, गिरे ना। आप क्या करोगे? जो आप डिसीजंस लोगे इन 2 गोल्स के लिए कि प्रोटेक्शन और इंक्रीमेंट, वो ही गोल्स आगे मैं आपको दिखा दूँगा लिखे होंगे। आपने एवेन्यू ढूँढ लिया क्योंकि हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम सर्विसेज़ की बात नहीं कर रहे। आपने डिसीज़न ले लिया कि मैं आपके पैसे कैपिटल मार्केट में लगाऊँगा। अब आप कैसे चलेंगे? आप सबसे पहले रिसर्च करेंगे, एवेन्यूज़ ढूँढेंगे कहाँ-कहाँ मैं वो कैपिटल लगा सकता हूँ। क्या करोगे? पहले आप रिसर्च करोगे कि मैं 1, 2, 3 फिक्स्ड रिटर्न में मैं बॉन्ड्स भी जा सकता हूँ, एफडी भी जा सकता हूँ। इक्विटी मार्केट, इक्विटी में मैं लार्ज कैप जा सकता हूँ, स्मॉल कैप जा सकता हूँ या मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पहले आप रिसर्च करोगे। कुछ रिसर्च के बाद आप क्या करोगे? आपके पास पापा के पैसे हैं, आपने 3 दिन हफ्ता भर बैठ के पॉइंट्स बना लिए, पेपर पे लिख लिया कि मैं ये पापा के पैसे इन 5-6 जगह इन्वेस्ट करूँगा। अब पैसे तो हमेशा लिमिटेड होते हैं। ये सारी एजुकेशन का बेसिस ही यही है कि कैपिटल लिमिटेड है। अगर कैपिटल अनलिमिटेड हो तो ये सब्जेक्ट एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। थ्योरी में भी दिखा दूँ आपको। ये देखो, जहाँ भी फाइनेंस की थ्योरी आएगी लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स। हम एएफएम और एसएफएम और एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं। कहाँ थे? यहाँ पे थे। रिसर्च कर ली। रिसर्च करने के बाद अब आप डिसीजन मेकिंग करोगे इवैल्यूएशन के बाद। आपने पेपर्स पे लिखे 6 तरीके के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरईसी के बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, 10 शेयर ढूँढे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, डिविडेंड पेइंग, ग्रोथ वाले शेयर्स। अब 2 चीज़ें आपने कर ली, बहुत सारी रेवेन्यूज़ ढूँढ लिए रिसर्च करके और फिर उसके बाद रिसर्च डिसीजन मेकिंग कर ली, शॉर्टलिस्ट कर लिया उनको। शॉर्टलिस्ट कर लिया कि जो रिक्वायरमेंट है, पापा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, एज है, रिस्क टॉलरेंस है, उसके बेसिस पे ये जो मैंने 20 एवेन्यूज़ चुने थे, अब 5 जगह फाइनेंशियल एलोकेशन होगी। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट, थर्ड, अब आप लोगे कि मेरे को वो इन्वेस्टमेंट में कैपिटल कैसे एलोकेट करना? कैश में कर दूँ, इक्विटी में कर दूँ, डिविडेंड डेब्ट ले लूँ? पर सर ये तो पापा के पैसे थे ना, पापा की रिटायरमेंट मनी तो कैश में आई थी ना। आपने जो यहाँ रिसर्च करी थी, मे बी आपके रिसर्च में जो प्रोस्पेक्टिव रिटर्न आपके पोर्टफोलियो की निकली, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आगे एक चैप्टर है, यहाँ पे बेसिस है उसका। आपने जो रिसर्च करके 5 एसेट्स चूज़ करे, 5 शेयर्स या डिबेंचर्स के कॉम्बिनेशन या बॉन्ड के कॉम्बिनेशन चूज़ करे, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 18%। पर पापा की क्रेडिट हिस्ट्री है बहुत अच्छी, उनको लोन मिल सकता है 8% पे। तो अब आ गया कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि मैं सिर्फ कैश इक्विवेलेंट लगाऊँ, 20 लाख के 20 लाख लगाऊँ या फिर मैं 5 लाख का डेब्ट डाल दूँ क्योंकि मेरे को 25 लाख पे जो रिटर्न आएगा 16-17% आएगा। हुँ, मुश्किल डिसीजन है, कैसे करें?
अब जब सीएफओ है उसके पास तो और भी ऑप्शंस हैं, अभी तो आपने 2 ही ऑप्शंस लिए हैं क्योंकि पापा के केस में। इसी डिसीजन मेकिंग के लिए आगे एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग का। चलो, यहाँ पे आपने देख लिया पोर्टफोलियो मिक्स या कैपिटल मिक्स। अब आप फोर्थ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या डिसीजन ले सकते हो? ये याद रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट होती है ना, फाइनेंस के बियॉन्ड हम जा रहे हैं, वाइड लेवल पे सोच रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है, डिसीजन के साथ उसका कंट्रोल्स ज़रूर लिए जाते हैं। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कि जो मैंने 1, 2, 3 में डिसाइड किया, वो 1, 2, 3 एज़ एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट? रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल याद रहेगा आपको, रट्टा कभी नहीं मारना पड़ेगा। आपके सेकंड पॉइंट में डिसीजन में आया कि पापा की क्योंकि इनकम बंद हो गई है, अब पापा को रेगुलर इनकम चाहिए, तो मैं 20 में से 10 लाख लगा रहा हूँ बीपी, ओएनजीसी टाइप इक्विटी शेयर्स में जिनका पीई रेशियो है 6, 7, 8, तो उनके चांसेस गिरने के बहुत कम है और वो डिविडेंड देते हैं 6, 7, 8%, तो पापा को कैपिटल फ्लो आता रहेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड साल में 2 या 3 बार, राइट? ये आपने डिसीजन किस बेसिस पे लिया? रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे कि रिस्क नहीं लेना। कंट्रोल्स क्या कहते हैं? ओवरलुक करना कि मैंने एक ब्रोकर को बोला कि भैया इसके बीपीसीएल के शेयर ले लिए ओएनजीसी के, उसने ओएनजीसी के डेरिवेटिव ले लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी से बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो ये करने के लिए आपको कंट्रोल्स करना पड़ेगा। आप कहोगे सर ऐसे कहाँ होता है? मेरे पास ऐप है, मैं खुद ही करूँगा। पर बड़ी कंपनी के बारे में सोचो, इस वक़्त 1200 करोड़ का कैश है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 50-60 एम्प्लॉइज़ हैं। तो उनको कंट्रोल एंड सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। फिफ्थ, इवैल्यूएशन प्लस लर्निंग। अगेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, जहां भी डिसीजंस लेने होंगे, एक डिसीजंस का कंट्रोल और इवैल्यूएशन एंड लर्निंग जरूर होगा। डिसीजंस लॉन्ग टर्म में टाइम बीतता जाएगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने बाद आप जरूर देखोगे मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 अज्यूम किया था और एंड में मैं एक्स रिजल्ट कर रहा एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्स रिजल्ट आया नहीं आया, तो उसको आप इवैल्यूएट करोगे और नहीं आया या ज्यादा आया तो उससे आप लर्न करोगे ताकि नेक्स्ट डिसीजन बेटर हो। वेरी सिंपल, रट्टा तो नहीं मारना, क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही लिखा है नहीं लिखा। कंटिन्यूअल सर्च, सिलेक्शन, ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स, सिस्टम्स बनाना इंटरनल कंट्रोल के, पैसे सिस्टम्स बनाना इंटरनल कंट्रोल के, मतलब 1, 2, 3 में जो डिसाइड किया वही हो रहा है। फिफ्थ, एनालिसिस करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पापा ने 60 पे रिटायर किया और पापा को 85 तक कैश फ्लो चाहिए, तो 85 के जब पापा हो जाएंगे 25 साल बाद थोड़ी ना क्रॉस चेक करोगे। सीएफओ जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है वेल्थ ग्रोथ के लिए शेयर होल्डर्स की, वो 10 साल 15 साल के लिए कर रहा है, तो 15 साल बाद उसको कैलकुलेट थोड़ी ना करेगा कि मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेड आए नहीं आए। ये और ये स्टेप कंटिन्यूस रहते हैं, ऊपर के डिसीजन लेंगे ये स्टेप चलते रहते हैं। अगेन कोई रट्टा मारा, मारने पड़ेंगे फ्यूचर में, नहीं ना, जिंदगी भर याद रहेंगे। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में आप जब जॉब करने जाओगे, जब मैनेजर्स बनोगे, एवीपी लेवल पर जाओगे, सीनियर मैनेजर बनोगे, सीनियर कंसल्टेंट बनोगे, वहां पे आप कैलकुलेटर लेके नहीं बैठोगे, एक छोटी डेजिग्नेशन का बंदा कैलकुलेशन करके आ चुका होगा। आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, उसके लिए आपका माइंड सेट रेडी होना चाहिए, जो कि बाकी टीचर्स आपको, दूसरे टीचर्स का नाम नहीं लेंगे, जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं समझते वो रेक्टाफिकेशन पे जाते हैं। की डिसीजंस विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म, तो स्ट्रैटेजी में क्या डिसीजन हो सकते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, मिक्स, पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर, पैसा कहाँ जाएगा, पैसा आ गया, पैसा चला गया, रिटर्न आ गई, इवैल्यूएशन हो गई। अब साल खत्म हो गया, पापा को पैसा देना है, पापा की इन्वेस्टमेंट रिटर्न थी ना, पापा की सॉरी रिटायरमेंट इनकम थी, साल खत्म हो गया, सैलरी नहीं आ गई, तो वो उनको कुछ विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ करना है? 16% रिटर्न आया तो 6% दे दो फादर को। अगर रिटर्न 8% आया है तो सीखो और बोलो पापा को, पापा इस साल 4% से काम चलाओ। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड दे दिया, साल निकल गया, 16% सोचा था नहीं आया, 10% सोचा था नहीं आया, कितना आया? 16 सोचा था, 14 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है। अब 18 कैसे आया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 20 लाख के 4 शेयर या 5 शेयर लिए, मान लो 4-4 लाख के, और एक ही शेयर ने 18 दिया, बाकी जीरो जीरो थे। ना ऐसा हो सकता है कि मेरे को अगर 18% रिटर्न आया तो 4.5 4.5 4.5 सबने दिया, किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया।
तो पोर्टफोलियो रीवैल्यूएट करोगे, तो इसमें यही लिखा है कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के स्कोप में ये 4 डिसीजन आते हैं, जिसमें से पोर्टफोलियो डिसीजन कहता है आइसोलेटेड मत चेक करो कि एक शेयर ने 18 दे दिया, बाकियों ने कुछ नहीं दिया और मेरे को मेरा रिटर्न आ गया, नहीं। सबको एक साथ एग्रीगेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, ठीक है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए की डिसीजंस जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के अंदर फॉल करते हैं, तो इसके बाद, आज के बाद कभी सोचना भी पड़ेगा आपको, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन क्या होते हैं, कहाँ लगाना है पैसा, कैसे लगाना है पैसा, कैसे मतलब मिक्स डेब्ट और इक्विटी, कैश, घर बेच के कैसे पैसा लगाना है। साल बाद रिटर्न आएगा, रिटर्न पोर्टफोलियो पे आएगा, एक शेयर पे नहीं आएगा। पोर्टफोलियो को एनालाइज करना और फिर आपने जो वेल्थ बनाई है, जो पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रहा है, पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, उस पोर्टफोलियो से पैसा निकलेगा, डिविडेंड डिसीजन। कभी जिंदगी में याद मत करना पैसों के साथ आप पांचवी चीज कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपका गोल है पैसे इन्वेस्ट करना, लेट सपोज आपने पैसे शेयर मार्केट में लगाए, तो आप उस पैसे के साथ ये 4 ही चीजें कर सकते हैं। कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, अपने लगाऊं या उधार लेके लगाऊं, लगा के एनालाइज करके पोर्टफोलियो चेंज करना नहीं करना, साल के बाद रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा, साल खत्म हो गया, पैसा लगाया था, इसमें से कुछ पैसा वापस निकालना है, कितना निकालो। याद करने की जरूरत ही नहीं है, पांचवी चीज हो ही नहीं सकती। और तीसरी चीज करो, तीसरी चीज, अगर मतलब एक चीज स्किप कर दोगे, इनको 3 करोगे तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। लेट सपोज मैं इसमें से डिविडेंड डिसीजन हटा दूं, तो फिर पोर्टफोलियो या फाइनेंस आपका कैसे वर्क करेगा? पैसे इकट्ठे किए, डेब्ट इक्विटी के पैसे डाल दिए, पैसे की रिटर्न इवैल्यूएट कर दी, पर पैसे अगर कभी नहीं निकाले तो फिर क्या फायदा? 1 करोड़ डाले, 100 करोड़ हो गए आपके मरते मरते तक 70 साल बाद, वो कभी निकाले नहीं, तो वो 70 करोड़ किस काम के? बीच में शादी होगी, बच्चे होंगे, घर लोगे, गाड़ी लोगे, पैसे निकलेंगे, डिविडेंड डिसीजन। चलो लेट सपोज अब मैं दूसरा एलिमेंट निकाल दूं, पोर्टफोलियो वाला एलिमेंट निकाल देता हूँ, तो क्या बचे? पैसे इकट्ठे किए, डेब्ट इक्विटी डाले, 5 शेयर लिए, डिविडेंड भी ले लिया, इवेल्युएट नहीं किया। इवेल्युएट नहीं किया तो क्या होगा? 1 करोड़ डाला, 10% रिटर्न आया, 12 निकाल लिया, मेरा कैपिटल हो गया -98। ये चलता रहा, कुछ मानो चेंज नहीं हुआ, 10 रिटर्न आ रहा है, 12 निकाल रहे हो, थोड़े टाइम में देखोगे खत्म हो गया कैपिटल, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने पोर्टफोलियो डिसीजन नहीं लिया, आपने क्रॉस चेक नहीं किया आपका पोर्टफोलियो कैसे वर्क कर रहा है। ये रियल लाइफ में इमेजिन करो, कभी हो सकता है कि मैंने पैसे डाले, मैंने पैसे निकाले, पर मैंने चेक नहीं किया पीछे कितने पैसे बच गए, या ये चेक नहीं किया पैसे बढ़े या पैसे घटे। ये पोर्टफोलियो डिसीजन के अंदर आएगा ना। कंसेप्ट वाइज होंगी सारी बातें यहाँ पे, ताकि इस पॉइंट के बाद कभी आपको याद तक ना करना पड़े।